हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस क्लास में सीखेंगे क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है इसके बारे में सीखना है। त्रिकोणमेट्रिक इक्वेशन के हल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में सीखना है। फिर सीखेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के कौन कौन सी विधियां हैं, उन्हें हल करने के कौन कौन से हम लोग सूत्र का व्यवहार करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। देखो बच्चों, अक्सर हम लोग बहुत तरह के समीकरण तो देख ही चुके हैं। जैसे बचपन में इस समीकरण को हल करना भी सीखे थे, जो कि एक रैखिक समीकरण है आपका। इस तरह के भी समीकरण को सीखे थे जो कि आपका एक द्विघात समीकरण है। यानी कि ऐसे बहुत तरह के समीकरण को हमने हल करना सीखा है। लेकिन आज हम एक ऐसे समीकरण के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें त्रिकोणमिति का संबंध होगा। और त्रिकोणमिति की संबंध की वजह से ही ऐसे समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है। यानी कि वह समीकरण जिसमें अज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उपस्थित हों, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उपस्थित हों या मौजूद हों, एक त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। कोई भी समीकरण हो स्टूडेंट जिसमें अज्ञात कोण के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उपस्थित होंगे, वैसे समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसे 2 sin x - 1 = 0, या फिर sin स्क्वायर x माइनस या 2 sin स्क्वायर x - 1 = 0, या फिर √3 tan x + 1 = 0 इत्यादि। ये जो समीकरण है इसमें आप देख सकते हो अज्ञात कोण है कौन? अज्ञात कोण है आपका x। तो इस तीनों समीकरण में अज्ञात कोण x है और ये सब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। इसलिए स्टूडेंट ऐसे समीकरण को हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। अब दूसरी बात हम लोग सीखेंगे कि समीकरण का यानी त्रिकोणमितीय समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अज्ञात कोण का वह मान जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे समीकरण का हल कहलाता है। कोई भी अज्ञात कोण है अगर किसी समीकरण में, तो अज्ञात कोण का कोई मान जो किसी समीकरण को संतुष्ट कर देगा उसे हम उस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कहते हैं। जैसे 2 sin x - 1 = 0 है का एक हल x बराबर 30 डिग्री है। x बराबर 30 डिग्री है। क्यों है बाबू 30 डिग्री? क्योंकि जब आप इसमें 30 डिग्री रखोगे 2 × sin 30 डिग्री - 1 0। अब देखो बाबू sin 30 कितना होता है आपका 1/2 - 1 = 0। 2 2 कटेगा, 1 - 1 = 0, यानी 0 = 0। क्या देखा आपने कि 30 डिग्री इस
त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए 30 डिग्री इस त्रिकोणमितीय समीकरण का एक हल है। ओके, अब देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण के हल को दो प्रकार में बांटा गया है। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के हल को दो भागों में बांटा गया है, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण के हल की जो प्रकृति है दो प्रकार की होती है। तो एक हल जो होता है जिसे हम लोग मुख्य हल कहते हैं, मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। तो सवाल है कि मुख्य हल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो मुख्य हल किसे कहेंगे, तो देख लीजिए इसके बारे में आपका कि त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो मुख्य हल कहलाता है, मुख्य हल कहलाता है। जैसे यह समीकरण है ना, तो इसका जो 30 डिग्री है ये मुख्य हल है। क्या हल है? मुख्य हल। दूसरा हल क्या कहलाता है? दूसरा को कहते हैं हम लोग सामान्य हल, सामान्य हल। इसके बारे में हम जब समीकरण को हल करेंगे तो और भी ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। अभी देखिए समीकरण का हल, बहुत सारा हल निकालेंगे, बहुत सारा कोण किसी समीकरण को संतुष्ट करेगा, लेकिन अगर वो उस कोण का मान 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा तब हम उसे कहेंगे मुख्य हल। अब आया सामान्य हल। सामान्य हल मतलब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब बाबू जानना होगा हमें कि क्या है जनरल सॉल्यूशन। तो वह हल जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी संभव हल को प्रदर्शित करे, सूचित करे, प्रदर्शित करे, सामान्य हल कहलाते हैं, सामान्य हल कहलाता है। जैसे चलिए सामान्य हल के बारे में आपको मैं बता दूं। जो समीकरण मैंने ऊपर लिया था 2 sin x - 1 = 0, यहाँ से अगर आप हल करना चाहते तो क्या लिखोगे? 2 sin x = 1, मतलब sin x = 1/2। तब x का मान क्या क्या हो सकता है? देखो बच्चों, sin x अगर 1/2 है, 10th स्टैंडर्ड तक अगर आप जानते हो तो एक तो कह सकते हो 30 डिग्री यानी कि π/6, रेडियन में π/6। दूसरा हल कहाँ पे होगा आपका? तो दूसरा हल होगा इसका 5π/6 यानी 150 डिग्री, 5π/6। और हल अगर आपको चाहिए तो होगा 2π + π/6। 2π + π/6 मतलब हो गया आपका 13π/6, 13π/6। क्योंकि आपको जानना होगा स्टूडेंट कि साइन 13π/6, अगर ट्रिगोनोमेट्री आप बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो 13π/6 को लिख सकते हैं 2π + π/6। और बच्चों साइन 2π + थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो साइन π/6 यानी 1/2, यानी कि 13π/6 भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यह भी इस समीकरण का हल हुआ। यानी कि सामान्य हल का मतलब है किसी समीकरण का, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जो सभी संभव हल को प्रदर्शित करता है। तो सभी संभव हल को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर nπ ± 1 का पावर n × π/6। अब बच्चों यह देख करके थोड़ा सा डर लग गया होगा कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ध्यान से देखो बच्चों,
अगर n का वैल्यू आप 1 लोगे तो n का वैल्यू 1 लेने पर यहाँ से आपका आएगा पाई माइनस पाई बाय 6 जो कि आ जाएगा 5 पाई बाय 6। n का मान अगर आप 0 लोगे ना, n यहाँ पर कोई भी पूर्णांक संख्या है, n अगर आप 0 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिर्फ पाई बाय 6। n का मान अगर 2 ले लोगे यहाँ पे आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 यानी कि 13 पाई बाय 6। तो इस तरह से जितने भी संभव हल हैं वो अकेला इस हल के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है n के किसी भी प्राकृत मानों के लिए। इसलिए यह हल इस त्रिकोणमितीय समीकरण का एक सामान्य हल कहलाता है, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सो दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। बट मुख्य हल वो हल होगा जिसका मान 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होगा। यानी अगर इस समीकरण का सिर्फ मुख्य हल पूछा जाता तो सिर्फ बाबू 2 हल होता, ये दोनों यानी 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो ये याद रखना है कि मुख्य हल भी सामान्य हल में शामिल हो जाता है। सामान्य हल का मतलब है वो सभी हल जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता है। अब त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी मुख्य सूत्र को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुख्य सूत्र खास करके इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए। प्रथम भाग, अगर आपका कहीं दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 0, यहाँ पर थीटा अज्ञात कोण है, इस वजह से यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। आप बच्चों जानते हो कि साइन थीटा का मान 0 किन किन कोणों के लिए होता है, आपको ज्ञात होगा। अगर मेरा क्लास नहीं किए हैं तो इस चैनल पे बहुत सारे क्लासेज हुए हैं, लाइव क्लास, वो ट्रिगोनोमेट्री का, उसको आप ध्यान पूर्वक जा करके सारे वीडियोज को देखिए। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें को मैंने डिस्कस किया है, आपको निश्चित रूप से बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सरलता पूर्वक उस बात को समझ सकते हो कि साइन थीटा 0 होता है उन सभी कोणों के लिए जो x अक्ष पर स्थित होता है। अगर हम इसके सामान्य हल के बारे में याद रखें तो अगर आपका साइन थीटा 0 है तब आप आज के बाद याद रखोगे, तब थीटा बराबर होगा n पाई, जहाँ n क्या है, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, n एक पूर्णांक है। दूसरा सूत्र इसमें आपका आ जाएगा कि यदि cos थीटा 0 है तब थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा को होना चाहिए y अक्ष पर रहने वाला कोई भी कोण। और जानते हो कि y अक्ष पर रहने वाला किसी भी कोण का जो रूप होता है वो 2n + 1 पाई बाई 2 होता है। यानी पाई बाई 2 का विषम गुणांक अगर cos में आप रखोगे तो उस cos का मान 0 होता है। तो ये इसका सामान्य हल है जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। स्टूडेंट, तीसरा जो सूत्र होगा इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए वो है अगर tan थीटा 0 है। स्टूडेंट, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जहाँ पे साइन 0 होता है ना वहीं पे tan भी 0 होता है, जहाँ पे साइन 0 होता है वहीं पे tan 0 होता है। यानी साइन भी लंब की वजह से 0 हो जाता है, अगर लंब 0 है तो साइन 0 होगा, और अगर लंब का मान 0 है तो tan थीटा का भी मान 0 होगा। यानी tan थीटा 0 है तो थीटा बराबर वही हल होगा जो साइन के केस में आता है n पाई, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि x अक्ष पे रहने वाले प्रत्येक कोण के लिए tan थीटा का भी मान 0 होता है। अब कहोगे कि कॉसेक आप छोड़ रहे हैं, सेक छोड़ रहे हैं, तो बाबू साइन 0 होता है तो कॉसेक कभी 0 नहीं होता। अगर cos 0 होता है ना से सेक थीटा का मान कभी 0 नहीं होता। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया आपका पार्ट 1 में। अब पार्ट दूसरा में देख लीजिए, अगर साइन थीटा का मान, इसका पूरा डिटेल हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको देखना है। साइन थीटा
अगर साइन अल्फा के इक्वल है, जहाँ पे अल्फा आपका ज्ञात कोण है, अल्फा हमें ज्ञात कोण है और थीटा अज्ञात कोण है, अननोन एंगल है थीटा, जबकि नोन एंगल है अल्फा। तो अगर साइन थीटा का मान साइन अल्फा के बराबर है, तब थीटा बराबर होगा आपका n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। इसको मैं अलग से प्रूव करके आपको बताऊंगा, फिलहाल ये सूत्र के बारे में आप जान लो। दूसरा, अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल आता है, मतलब हम लोगों को ये सोचना है कि थीटा के जगह पे कौन सा एंगल रख दिया जाए जो cos अल्फा के बराबर हो जाएगा, और बच्चों बराबर हो जाता है ना, तो उसी को तो हम लोग समीकरण कहते हैं। तो अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल होता है स्टूडेंट, तो थीटा होगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर, यानी n एक पूर्णांक संख्या है। n के जगह पे कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले सकते हो। तीसरा सूत्र है कि अगर tan थीटा tan अल्फा के बराबर है, तब थीटा क्या होगा n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे n एक पूर्णांक संख्या है। तो ये तीन सूत्र और एक सूत्र स्टूडेंट और मैं बताऊंगा। एक सूत्र क्या है बच्चों, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा है, तब यहाँ पे बच्चों याद रखना अल्फा एक ज्ञात कोण है, अल्फा हमें मालूम रहेगा वहाँ पे, तब थीटा बराबर होगा n पाई प्लस और माइनस अल्फा, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, n एक पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर है। अब मैं इस सारे फॉर्मूला का डिटेल थोड़ा सा बता दूं कि कैसे ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो और किस तरह से ये फॉर्मूला सच में सही है, क्योंकि स्टूडेंट मैथ्स में आपको तब तक मज़ा नहीं आता जब तक कि आपको फीलिंग नहीं आती है, आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेते। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर त्रिकोणमिति के सूत्र आपको चाहिए, क्योंकि जब भी आप त्रिकोणमितीय समीकरण करोगे तो पूरे त्रिकोणमिति का सूत्र उसमें लग सकता है। तो अगर त्रिकोणमितीय जितने भी सूत्र हैं आपने नहीं जाना है, आपको ज्ञात नहीं है, तो इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, त्रिकोणमितीय संपूर्ण यानी कि संपूर्ण त्रिकोणमितीय समीकरण एक शॉर्ट में, और वो जा करके आप देख लोगे तो पूरा का पूरा जितना भी त्रिकोणमिति में सूत्र का उपयोग हम लोग करते हैं वो आपको मिल जाएगा। वो आई बटन पे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आई बटन को अभी क्लिक करोगे आप वो सारा सूत्र देख सकते हो। दूसरी बात, इसका क्या अभिप्राय है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं ताकि आपको फील हो जाए कि सच में ये सब फॉर्मूला ठीक है। जैसे देखो, अगर cos थीटा 0 है तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। आप थोड़ा सा ध्यान दो कि cos थीटा 0 होने पर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि cos 0 यहाँ पे होता है 90 डिग्री पर। फिर बच्चों घूम करके अगर यहाँ आओगे, यहाँ भी cos 0 होता है यानी 270 डिग्री पर, और 270 डिग्री को हम लोग कहते हैं 3 पाई बाई 2। फिर घूम करके आ जाएंगे तो 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, या फिर माइनस पाई बाई 2, या फिर -3 पाई बाई 2। अब गौर करो स्टूडेंट, पाई बाई 2 सब में है, पाई बाई 2 सारे एंगल्स में है जो इसका संभव मान है,
और पाई बाय 2 के गुणांक को आप ध्यान से देखो, तो पाई बाय 2 के गुणांक में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, सारे के सारे एक विषम संख्या है, सारे के सारे एक विषम संख्या है। यानी कि आप इसको सामूहिक रूप में, समुचित रूप में, समेकित रूप में जमा करके बोल सकते हो पाई बाय 2 का कोई ना कोई विषम संख्या, और कोई ना कोई विषम संख्या को 2n+1 के द्वारा लिखा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि 2n एक सम संख्या होता है और उसमें एक अगर हम जोड़ दें तो भी वो विषम संख्या बन जाएगा और ये इस समीकरण का हल होगा। दोस्तों, ये जो समीकरण का हल है ये जितने भी संभव हल हैं सभी को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह एक सामान्य हल में आता है। आप चाहो तो 2n-1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2n-1 भी एक विषम संख्या है और विषम गुणांक अगर पाई बाय 2 का होता है तो ये भी इस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल होता है। उसी तरह से साइन भी 0 होता है एक्स अक्ष पे रहने वाले एंगल्स के लिए, और एक्स अक्ष पे रहने वाला एंगल पाई का पूर्णांक गुणज होता है, चाहे वो पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, -पाई हो, -2 पाई हो। इस सारे एंगल्स को सामूहिक रूप से हम लोग n पाई बोल सकते हैं, जहाँ n एक इंटीजर है, जहाँ पे n एक पूर्णांक संख्या है। तो ये सारे सूत्र आपको समझ में अब आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, नंबर 2 पे। कैसे ये होगा, तो आप देख लो, एक छोटा सा समीकरण लेता हूँ, साइन थीटा बराबर 1 बाय, या साइन थीटा तो मैं उस समय डिस्कस किया था, मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ, कॉस थीटा 1/2। स्टूडेंट 1/2 के लिए आप एक एंगल बोल दो, ऑफ कोर्स आप बोलोगे थीटा में यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए, यानी पाई बाय 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3, यानी इस समीकरण का हल वो सब थीटा का मान होगा जो इस समीकरण को बराबर कर दे, इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी कि LHS को हमेशा cos पाई बाय 3 के बराबर कर दे। तो देखो बच्चों, थीटा का मान क्या क्या हो सकता है ये पहले सोच लो। एक तो पाई बाय 3 हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पाई बाय 3 रखोगे बराबर हो जाएगा, लेवल आ जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ लग सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि आपको पता है कि 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो भी इस समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 3 भी इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा बच्चों, क्योंकि cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, अगर आपको cos का फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो इसी चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप जा करके देख सकते हो। तो cos 2 पाई माइनस थीटा होगा cos थीटा, यानी cos पाई बाय 3। तो देखा बच्चों, ये भी इस समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। 4 पाई माइनस पाई बाय 3 रहेगा, वो भी संतुष्ट करेगा। 6 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, वो भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे कोण चतुर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, चतुर्थांश में आते हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। और आप जानते हो कि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। या फिर अगर जहाँ जहाँ मैंने माइनस लिखा है वहाँ प्लस भी अगर लिखते हो तो भी वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, cos 4 पाई प्लस थीटा cos थीटा, cos 6 पाई प्लस थीटा cos थीटा। यानी आप बच्चों देखो, यहाँ पर जो भी आता है पाई का सम गुणांक आता है, और सम गुणांक को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2n पाई, क्योंकि 2n एक सम संख्या है n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए, और उसको पाई का गुणज कर दो तो ये बन गया 2n पाई। उसके बाद जो भी ज्ञात कोण है वो यहाँ पर रख दो, तो पाई बाय 3, माइनस भी चलेगा प्लस भी चलेगा। इसलिए स्टूडेंट cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर होता है तो थीटा की जगह पर आपको 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखना होगा। वह इस त्रिकोणमितीय समीकरण का सामान्य हल होगा, और सामान्य हल आप जान चुके हो, वह हल होता है जो सभी संभव हल को प्रदर्शित करता है, सभी पॉसिबल सॉल्यूशन को प्रदान करता है। तो आज से याद रखोगे कि अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है तो थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मान लो इसी पर एक समीकरण का हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि सामान्य हल प्राप्त करें, और क्वेश्चन है √3 cos x माइनस 2, या यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट 2 cos x माइनस √3 इज इक्वल टू 0।
यह आपका स्टूडेंट एक समीकरण है और इसका हमें सामान्य हल प्राप्त करना है। सामान्य हल के साथ स्टूडेंट मैं आपका मुख्य हल भी प्राप्त कर दूंगा, लेकिन अभी सामान्य हल प्राप्त करने पर विचार करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है कैसे करना है, तो 2 cos x माइनस √3 = 0। यहाँ देखिए, ध्यान देना है यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, 2 cos x बराबर क्या आ जाएगा, √3। 2 cos x बराबर √3 आएगा, यानी कि cos x बराबर आएगा √3/2। अब स्टूडेंट ये सोचो कि cos में कितना का मान √3/2 होता है। तो जैसे आप अपने दिमाग पर जो डालोगे आपको पता चल जाएगा 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ आप लिखोगे cos π/6। अब देखो आपका ये जो रूप है वो इस फॉर्मूला के रूप का आ गया है, cos थीटा = cos अल्फा आ गया ना, cos थीटा = cos अल्फा। तो अगर cos थीटा = cos अल्फा आ गया तो आप देख सकते हो इसका रूप इस सूत्र के रूप का आ चुका है, इसलिए अब ये आप सूत्र लगा सकते हो। तो अब ये सूत्र लगाने में cos थीटा = cos अल्फा का यूज करना है, तो x मतलब थीटा के जगह पे x है ना, = 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा के जगह पे क्या आया है, π/6। और लिखिएगा जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। हो गया स्टूडेंट, यही आपका सामान्य हल हो गया। x का मान आया 2n पाई प्लस माइनस π/6। ऐसा इसलिए आता है ना क्योंकि इससे अनंत हल निकलते हैं और वो सभी हल इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जब अगर मुख्य हल निकालना होता तो मुख्य हल के लिए आप n का मान रख सकते हैं, n बराबर 0 रखिए। n बराबर 0 रखने से दो हल आते हैं, एक आता है प्लस π/6, एक आता है माइनस π/6। और आपको मैंने बताया कि मुख्य हल वो हल होता है जो 0 से लेकर 360 के ही बीच में रहता है। तो एक तो आया π/6, उसके बाद n = 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करने से आ जाएगा आपका n 2 × 1 2, 2 × π, तो यहाँ π आ जाएगा 2π माइनस π/6। तो 6 दूनी 12 माइनस 1 11 π/6। यही दो मान स्टूडेंट हुआ मुख्य हल आपका x बराबर π/6 और 11 π/6। ये दो हल मुख्य हल कहलाते हैं, क्योंकि आपको पता है आज ही के क्लास में मैंने डिस्कस किया कि मुख्य हल वो होता है जिसका मान 0 से लेकर 360 के बीच में होता है। इस तरह से मुख्य हल आप निकाल सकते हो, या फिर सामान्य हल निकालने के लिए इस प्रकार के सूत्र का, इस प्रक्रिया का उपयोग करके आप सामान्य हल भी निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा है और इस क्वेश्चन का हमें सामान्य या फिर इसी का दूसरा नाम है व्यापक हल ज्ञात करना है। तो मैंने 3 समीकरण लिया है, 3 क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आप ध्यानपूर्वक जब भी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक अपने मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़रूर देखिए ध्यान से कि कैसे कैसे इस समीकरण का हम सामान्य या व्यापक हल निकालते हैं, और उसमें सारे सूत्र की भी आपकी आवश्यकता हो जाएगी जो सूत्र आपने जस्ट कुछ देर पहले ऊपर देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट कि 10x बराबर क्या है, √3। ओके, तो अब आप देखो कि 10 में सर्वप्रथम कितना का मान, कितना डिग्री या कितना रेडियन का मान √3 होता है। तो आपको ज्ञात होगा कि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी कि 10 π/3 रेडियन का मान √3 होता है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रूप में आ गया है। tan थीटा = tan अल्फा, याद रखो tan थीटा = tan अल्फा, जहाँ पे अल्फा ज्ञात कौन है, जस्ट अभी आप लोगों को बताया गया। तो tan x = tan अल्फा है, तो इसमें सूत्र लगेगा tan थीटा = tan अल्फा, और तब जा कर के थीटा होता है n पाई
प्लस अल्फा, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। इस फॉर्मूला को जस्ट आपने देखा है। तो 10x इजिक्वल टू 10 अल्फा, इसलिए x हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। अल्फा के जगह पे π/3 है, यहाँ लिखना है π/3। आप कॉमा डाल करके ये बात जरूर लिखोगे। n आपने जो यूज किया है वो n क्या है, n जो आपने यहाँ रखा है वो n है क्या चीज़, तो वहाँ लिखना होगा जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। हो गया, ऐसा लिख दोगे, आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cot x इज इक्वल टू -√3। हाँ स्टूडेंट, अब आपको ये देखना होगा कि cot में कहाँ का मान -√3 होता है। प्रथम चतुर्थांश में तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। आपको जाना पड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में जाने के लिए सबसे पहले cot 30 का मान √3 होता है पहला में, तो उसको अगर 30 डिग्री को घटा देंगे तब ऐसा एंगल हमको मिल जाएगा जहाँ पे cot -√3 होगा, यानी कि 6 - 1 5 π/6, यानी स्टूडेंट cot 5 π/6 का मान होता है -√3, यानी कि इसको कहते हैं 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री अगर लिखोगे cot में तो वो -√3 होगा। अब स्टूडेंट cot थीटा बराबर cot अल्फा, तो आप बोलोगे ये सूत्र कहाँ बताया गया। हाँ बाबू, ये सूत्र नहीं बताया गया। तो ये सूत्र नहीं बताया गया तो उसका निदान क्या है। अगर आप ऐसे लिख लिए हो तो इसको नहीं लिखना है, आपको चल जाना है 10 के बारे में, 10 के घर में चला जाना है। तो जब cot x -√3 है तो 10x होगा -1/√3। ठीक है स्टूडेंट, 10x बराबर -1/√3। आप यहाँ कोई भी अज्ञात कोण रख सकते हो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कोण यहाँ पे रखें। और याद रखो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे चतुर्थ का रखते हैं तो भी सही होगा, या द्वितीय चतुर्थांश का कोई कोण रखते हैं वो भी सही होगा। तो मैं यहाँ रखता हूँ 10x बराबर -1/√3 है ना स्टूडेंट, तो यहाँ लिखूंगा 10 कितना डिग्री, 150 डिग्री। क्यों, तो 10 30 तो ये होता है 1/√3, तो पाई -30 -10 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा 5 π/6। अब स्टूडेंट आपका आ गया ये सूत्र पर tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो ये सूत्र फिर से हम लगा लेंगे कि x बराबर n पाई प्लस अल्फा 5 π/6। ये स्टूडेंट आपका आंसर हो गया, जहां n एक पूर्णांक संख्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। ये हो गया इसका हल। स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखो, मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे लिखते 10 - π/6 वो भी सही होता, क्योंकि इससे वही सब कोण का मान निकलेगा जो यहाँ पर आप -π/6 लिखते वो मान निकलता। यानी कि इसको आप लिख सकते थे ऐसे 10x बराबर 10 - π/6। मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको उतना ज्ञान नहीं हो, ये याद रखो दोनों एक ही चीज़ कहेगा, x बराबर n पाई प्लस अल्फा यानी -π/6, यानी आएगा आपका n पाई -π/6। स्टूडेंट हो सकता है अभी आपको ये दोनों अलग लगता हो, लेकिन ध्यान पूर्वक देखो ये दोनों एक ही चीज़ है। कहोगे कैसे, n बराबर आप 1 रखो, n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ से आएगा ना पाई -π/6 आएगा, आपको पाई -π/6 वो 5 π/6 आएगा, यानी इससे भी आपको 5 π/6 आएगा। ध्यान देना, n बराबर 2 रखो, 2 पाई -π/6 तो 11 π/6 आएगा। स्टूडेंट देखना, अगर n 3 रखते हो तो 18 - 1 17 π/6। ओके स्टूडेंट, ऐसे सारे कोण यहाँ से निकलेंगे। अब मैं ये प्रूव कर दूंगा, बता सकता हूँ यहाँ पे आपको कि इससे भी यही सब कोण आएगा। कैसे, n बराबर सबसे पहले आप 0 ले लो, n 0 रखोगे क्या आएगा 5 π/6,
n अगर 1 रखना है तो पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 6, 6 5 11 पाई बाई 6। 2 रखना है, 6 दूनी 12, 5 17 पाई बाई 6। देख लो ना सारे कोण यहाँ पे आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, हो सकता है आप यहाँ कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि n बराबर 0 रखने से यहाँ दूसरा आता है, यहाँ तीसरा आता है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि इससे जो भी कोण आएंगे n की पूर्णांक संख्या के लिए, वही सब कोण यहाँ भी आपका मिलेगा। इसलिए दोनों का दोनों आंसर सही है। आप ये मत कहना कि यही सही है ये गलत है, या यही सही है ये गलत है। नहीं बच्चों, ये दोनों का दोनों आंसर सही है। चलिए अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। और मैं आपको बता दूं कि फिर से कल के लाइव क्लास में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 में जितना भी क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब आप लिख सकते हो अब cos 4x, इसको बाईं तरफ ले आओ तो cos 2x बराबर 0। अब आपको एक सूत्र की ज़रूरत होगी, एक फॉर्मूला की ज़रूरत है यहाँ पे, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जा कर के आप याद कर लो। तो cos c माइनस cos d होता है स्टूडेंट 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, या यहाँ पे अगर आप माइनस बोलते हो तब यहाँ पे आएगा c माइनस डी बाई 2। इस सूत्र का यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे और तब देखिए कैसा आता है। cos c माइनस cos d 2 साइन c 4x प्लस d 2x बटे 2, माइनस यहाँ लिख दो तो यहाँ आएगा साइन। अगर माइनस नहीं लिखता ना स्टूडेंट तब यहाँ d माइनस सी लिखता, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वही माइनस यहाँ पे आ जाता है। तब यहाँ पे आता है c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को 0 में भाग दे देते हैं तो ये 0 हो चुका है। अब मेरे पास बचा हुआ है साइन 4x प्लस 2x 6x बटे 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बटे 2 इज इक्वल टू 0, यानी साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। मतलब साइन 3x इज इक्वल टू 0 एंड साइन x बराबर 0। देख सकते हैं आपको यहाँ पे साइन 3x गुना साइन x बराबर 0। अब सूत्र पहला सूत्र मैंने क्या बताया था, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर, तो यहाँ थीटा के जगह पे 3x है तो साइन थीटा 0, थीटा बराबर n पाई, यहाँ लिखोगे n पाई, और यहाँ भी आएगा x बराबर n पाई। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो x बराबर आया n पाई बटे 3 और यहाँ से आया x बराबर n पाई, जहाँ पे n क्या है, जहाँ पर n एक पूर्णांक संख्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आज इस क्लास में होगा और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके बाद का यानी कि एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का, उसको हल हम अगले क्लास में करेंगे, जिसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसी तरह की मैं जानकारी देते रहता हूँ इस चैनल पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बात होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चाहे आप क्लास 11 के हो, क्लास 12 के हो, आप चैनल पे जा कर के देखोगे आपके लिए बहुत सारी सामग्रियां आपकी परीक्षा के लिए, आपके करियर के लिए इस चैनल पर है। तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।